नमस्ते, वेलकम टू एजुकेशन राइज। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे शब्द शक्ति। ये हिंदी का टॉपिक है, हिंदी क्लास 12th का। और शब्द शक्ति जो कि आपकी व्याकरण का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल इजी भाषा में मैं आपको समझाऊंगा शब्द शक्ति। और अगर आपने ढंग से इसे समझ लिया, कंप्लीट अगर वीडियो देख लिया, तो इसके अलावा शब्द शक्ति के लिए आपको कहीं पर भी कोई भी दूसरी चीज़ देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से हम समझेंगे, इसका अर्थ समझेंगे, इसकी परिभाषा समझेंगे और इसके बाद में इसके विभिन्न उदाहरण हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। और PDF इसकी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। चलिए, पहला है परिभाषा कि शब्द शक्ति होता क्या है। तो परिभाषा ये है कि शब्द के अर्थ को जिस माध्यम से ग्रहण किया जाता है वह शब्द शक्ति कहलाती है। यानी कोई भी जो शब्द होता है उसका अपना एक अर्थ होता है ना। शब्द, अब देखिए शब्द क्या होता है कि शब्द का मतलब ही होता है कि कोई न कोई उसका अर्थ हो, है ना, कोई न कोई उसका अर्थ हो। वैसे हम शब्द क्या कहते हैं कि वर्णों का जो समूह होता है उसे शब्द कहते हैं, लेकिन ये सही परिभाषा नहीं है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई न कोई अर्थ होता है। तो शब्द का तात्पर्य है कि जिसका अपना कोई न कोई अर्थ होता है। ये अर्थ जो है ना, इसका जो अर्थ होता है, उस अर्थ का बोध जो कराने वाली शक्ति है वही शब्द शक्ति कहलाती है। ध्यान रखिएगा कि जो शब्द है उसका अपना एक अर्थ होता है, क्योंकि बिना अर्थ के कोई शब्द नहीं हो सकता, बिना अर्थ के कोई शब्द हो नहीं सकता। और जो शब्द होता है उसका अपना एक अर्थ होता है। उस अर्थ का बोध हमें जिस माध्यम से, जिस शक्ति से प्राप्त होता है वो शब्द शक्ति कहलाती है। यानी उस शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। अब शब्द का अर्थ हमें भिन्न भिन्न शक्तियों के माध्यम से होता है, अलग अलग विशिष्टताओं के माध्यम से होता है, इसीलिए शब्द शक्तियाँ भी अलग अलग मानी गई हैं। पहले समझिए कि शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द के 3 प्रकार के अर्थ, एक तो होता है वाच्य, दूसरा होता है लक्ष्य और तीसरा होता है व्यंग्य माने गए हैं। तो किसी भी शब्द के 3 अर्थ माने गए। एक तो होता है वाच्य अर्थ, यानी जिसे मुख्य अर्थ कहते हैं। मुख्य अर्थ, वाक्य को पढ़ते ही जो अर्थ हमें समझ में आ जाता है वो होता है वाच्य। दूसरा होता है लक्ष्य, यानी कि जहाँ पर वाच्य या मुख्य अर्थ प्रकट न होता है और वहाँ पर हमें उसके लक्षणों के आधार पर उसका अर्थ समझना हो तो वहाँ पर लक्ष्यार्थ होता है। और तीसरा होता है व्यंग्यार्थ, यानी कि मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ, इन दोनों के अलावा हमें देश काल और परिस्थिति के अनुसार, ये विशिष्ट शब्द इसे ध्यान में रखिए, मैं इसे बाद में आगे समझाऊंगा कि क्या होता है। देश काल और परिस्थिति के अनुसार जो उसका अर्थ ग्रहण किया जाता है उसे व्यंग्य अर्थ कहते हैं या व्यंग्यार्थ कहते हैं। तो शब्द के उपर्युक्त विभाजन को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। विभाजन क्या है कि शब्द के 3 अर्थ होते हैं, एक होता है वाच्यार्थ, दूसरा होता है लक्ष्यार्थ और तीसरा होता है व्यंग्यार्थ। आइए सबसे पहले जानते हैं वाचक शब्द और वाच्यार्थ। तो देखिए, जिस शब्द से मुख्य अर्थ निकलता है ना, शब्द आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शब्द की बात कर रहे हैं, क्योंकि शक्ति ही है शब्द की शक्ति, है ना, शब्द शक्ति। तो एक ऐसा शब्द होता है जिस शब्द से उसका मुख्य अर्थ निकलता है, उस शब्द को हम वाचक शब्द कहते हैं। जो शब्द है, जो जिस शब्द को पढ़ा जा रहा है या जिस शब्द को सुना जा रहा है, उस शब्द को सुनते या पढ़ते ही जो हमारे सामने उसका अर्थ निकलता है वो वाचक शब्द कहलाता है। और वाचक शब्द से निकलने वाला अर्थ वाच्यार्थ या फिर मुख्यार्थ, वाच्य अर्थ या मुख्य अर्थ जो है वो कहलाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि वाचक शब्द किसे कहते हैं और वाच्यार्थ क्या होता है। उदाहरण के लिए, जैसे वक्ता द्वारा बोले गए वाक्य का सीधा अर्थ ग्रहण करना, मैं राजस्थानी हूँ, तो इस बात का अर्थ ये है कि व्यक्ति जो बोल रहा है वो ये कह रहा है मैं राजस्थानी हूँ, मतलब मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। बस इसका यही एकमात्र अर्थ है, इसका कोई और अर्थ नहीं है, इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं है। तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये है राजस्थानी जो है, ये तो हो गया वाचक शब्द। और इसका अर्थ क्या निकला कि भाई ये व्यक्ति जो है ये राजस्थान का रहने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया वाचक अर्थ। आगे बढ़ते हैं। दूसरा होता है लक्षक शब्द, और इससे जो अर्थ निकलता है वो कहलाता है लक्ष्यार्थ। अब देखिए लक्षक शब्द क्या होता है।
जिस शब्द से मुख्यार्थ से भिन्न परंतु उससे संबंधित अर्थ निकलता है उसे लक्षक शब्द कहते हैं। अब हमने किसी शब्द को सुना या फिर पढ़ा और वहाँ पर हमने उसका मुख्य अर्थ ग्रहण नहीं किया बल्कि उस शब्द के लक्षणों के आधार पर हमने उसका कोई भिन्न अर्थ ग्रहण किया है, तो वो जो शब्द है वो लक्षक शब्द कहलाता है। और वो जो अर्थ हमने ग्रहण किया है वो चूंकि हमने उसके लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण किया है इसलिए वो लक्षक अर्थ या लक्ष्यार्थ कहलाता है। और उस अर्थ को लक्ष्यार्थ कहते हैं। अर्थात जैसे वक्ता द्वारा बोले गए शब्द का लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाए। जैसे उदाहरण से समझते हैं, क्योंकि अगर चीज़ें समझ में नहीं आवे ना तो उदाहरण हमेशा देख लेना चाहिए। क्या लिखा है यहाँ पे कि जैसे मैं राजस्थानी हूँ। देखिए इसमें भी हमने यही उदाहरण लिया था और इसमें भी हम यही उदाहरण ले रहे। एक ही उदाहरण के माध्यम से हम तीनों जो शक्तियाँ हैं, शब्द शक्तियाँ हैं, उसको समझेंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है व्यक्ति, लेखक यहाँ पर जो लिखा है कि भाई मैं राजस्थानी हूँ। अब देखिए इसका मुख्य अर्थ तो यह है कि व्यक्ति राजस्थान का रहने वाला है, लेकिन इस वाक्य में यदि राजस्थानी को राजस्थान की संस्कृति का द्योतक माना जाए, लक्षण क्या है राजस्थानी, इसे हम क्या करेंगे कि राजस्थानी संस्कृति का द्योतक मान लें तो यह लक्षण शब्द होगा और राजस्थानी संस्कृति इसका लक्ष्यार्थ होगा, मतलब व्यक्ति राजस्थान का रहने वाला है। अब देखिए नेक्स्ट हम और भी आगे हम इसे विस्तार से पढ़ेंगे, अभी एक बार सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट अगला है जो हमारा है वो तीसरा व्यंजक शब्द और इससे निकलने वाला अर्थ होता है वो कहलाता है व्यंग्य अर्थ या व्यंग्यार्थ। तो देखिए जिस शब्द से वाच्यार्थ यानी मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ यानी लक्षणों के आधार पर अर्थ समझ में आवे वो लक्ष्यार्थ, तो इन वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से विशिष्ट कोई व्यंग्य अर्थ निकलता है, कोई तीसरा अर्थ निकलता है, कोई और अर्थ निकलता है तो उसे व्यंजक शब्द कहते हैं। तो ये शब्द क्या कहलाएगा, व्यंजक शब्द कहलाएगा। अर्थात अन्य अर्थ की कल्पना करनी पड़ती है, मतलब वहाँ पे वाच्यार्थ भी नहीं होगा और लक्ष्यार्थ भी नहीं होगा, हमें किसी तीसरे अर्थ की कल्पना करनी पड़ेगी, उसे जो है हम व्यंग्यार्थ या व्यंजक शब्द कहेंगे। तो वो शब्द जो है वो व्यंजक होता है। जैसे सावधान मैं राजस्थानी हूँ, है ना, ये एक वाक्य है। तो यहाँ पर देखिए राजस्थानी शब्द का अभिप्रेत अर्थ लक्षणों से प्राप्त नहीं होता है, परंतु इससे राजस्थान के वीरों की वीरता व्यंजित होती है, अतः यह शब्द व्यंजक शब्द हुआ और इसका अर्थ जो है वो है वीर पुरुष, ये इसका व्यंग्यार्थ हुआ। अब इसे क्या समझ में आया, शब्द के उपयुक्त विभाजन जो हमने देखा, अभी हमने शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ देखे, तीन शब्द देखे हमने। एक तो होता है वाचक शब्द और इससे अर्थ निकलता है वो वाच्य अर्थ हो गया, दूसरा होता है लक्षक शब्द और इससे निकलने वाला अर्थ लक्ष्य अर्थ हो गया, और तीसरा होता है व्यंजक शब्द और इससे निकलने वाला अर्थ व्यंजक अर्थ हो गया। तो ये जो हमने अभी इसका जो वर्गीकरण किया है, इसका जो विभाजन किया है, इस विभाजन के आधार पर शब्द की तीन प्रकार की शक्तियाँ मानी गई हैं और ये तीन शक्तियाँ इस प्रकार हैं। पहली है अभिधा शक्ति, दूसरी है लक्षणा शक्ति और तीसरी है व्यंजना शक्ति। ठीक है, तीन अर्थों के आधार पर शब्द के तीन अर्थ होते हैं और उन तीन अर्थों के आधार पर जो शक्ति होती है, शब्द शक्ति जो होती है वो भी तीन होती है। पहला है अभिधा शब्द शक्ति, दूसरी है लक्षणा शब्द शक्ति और तीसरी है व्यंजना शब्द शक्ति। आइए सबसे पहले देखते हैं अभिधा शब्द शक्ति। तो देखिए वाच्यार्थ यानी मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अभिधा का संबंध शब्द का एक ही अर्थ ग्रहण करने से है, उसके अलावा उसका दूसरा कोई अर्थ नहीं हो सकता। यानी वाक्य जब हम पढ़ते हैं तो उस वाक्य को पढ़ते ही हमें किसी शब्द का अर्थ अगर सीधे सीधे समझ में आ जाए या फिर उस वाक्य का ही अर्थ अगर हमें सीधे सीधे समझ में आ जाए, वहाँ पर हमें किसी और की सहायता नहीं लेनी पड़े उसके अर्थ को समझने के लिए, तो वो अभिधा शब्द शक्ति वहाँ पर कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए देखिए, किसी ने कहा पानी दो। अब देखिए पानी दो यानी पानी मांगा है उस व्यक्ति ने, है ना। तो इस वाक्य का अर्थ अभिधा के माध्यम से केवल इतना ही होगा कि पानी पीने के लिए मांगा गया है। इसके अलावा पानी दो इस शब्द का कोई और अर्थ हो ही नहीं सकता और हमें इसका कोई और अर्थ लगाना भी नहीं है। वस्तुतः अभिधा में जो बोला जाता है और सुनकर प्रथम बार में जो अर्थ ग्रहण किया जाता है वही अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया इसके अंतर्गत आती है, तो इसे अभिधा शब्द शक्ति कहेंगे। पानी दो मतलब पीने के लिए किसी व्यक्ति ने पानी मांगा है।
कुछ और अन्य उदाहरण देखते हैं, जैसे कि किसान फसल काट रहा है। तो इस वाक्य में अभिधा शब्द शक्ति के माध्यम से यही अर्थ प्रकट होता है कि फसल किसान के द्वारा काटी जा रही है। इसके अलावा कोई और अर्थ बिल्कुल समझना नहीं है और इसका कोई और अर्थ होता भी नहीं है। नेक्स्ट है बिल्ली भाग रही है, एक और उदाहरण। तो देखिए इस वाक्य में केवल बिल्ली का भागना ही प्रकट हो रहा है, तो इसमें वाच्यार्थ का ही अर्थ ग्रहण होने से अभिधा शब्द शक्ति प्रकट हो रही है, बिल्ली भाग रही है। इसके अलावा हमें इसका कोई और अर्थ लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल इतना समझना है कि एक बिल्ली भाग रही है। और नेक्स्ट है जयपुर राजस्थान की राजधानी है। तो यहाँ पर भी वाच्यार्थ का सीधे ही अर्थ ग्रहण हो रहा है कि भाई जयपुर जो है वो राजस्थान की राजधानी है, अतः यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति है। इसके अलावा हमें इसका कोई दूसरा तीसरा चौथा अर्थ नहीं लगाना है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि अभिधा शब्द शक्ति वह शब्द शक्ति होती है जब हम किसी वाक्य को या किसी शब्द को पहली बार पढ़ते या सुनते हैं, तो पहली बार पढ़ने या सुनते ही जो अर्थ हमें समझ में आता है, पहली ही बार में हमें जो अर्थ समझ में आ जाता है, उसका सीधा शाब्दिक अर्थ होता है, वही अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। ठीक है, उसके बाद में अब आगे हम यहाँ पर पढ़ेंगे लक्षणा शब्द शक्ति, लेकिन ये लक्षणा शब्द शक्ति हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, और तब तक आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। आपके जो भी साथी हैं जो आपके साथ 12th क्लास में पढ़ते हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि जो हिंदी कंपलसरी है ना, वो सभी के लिए होती है, तीनों फैकल्टीज़ के लिए, चाहे वो साइंस का स्टूडेंट हो, आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, तो उन तक शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल जाए। और आपको इसकी PDF हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर मिल जाएगी। और इसके अलावा आप कंप्लीट जो कोर्स है आपका हिंदी, इंग्लिश और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसका, तो आप वो हमारे सारा कोर्स हमारे ऐप में आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।